औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत से अफराद जिनको फालिज का मर्ज़ होता है, चाहे वो वह इस्कीमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हो, यानी दिमाग की रगें अगर सिकुड़ जाएँ या उस दिमाग के अंदर खून निकले तो उसके बाद फालिज का अटैक होता है। और वो फालिज का अटैक आम तौर पर लोग कहते हैं कि दाएँ तरफ कमज़ोरी हो गई है या बाएँ तरफ कमज़ोरी हो गई है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बाजू है और उस साइड की, चाहे वो दाएँ हो या बाएँ, उस साइड का बाजू और टांग हरकत करना ख़त्म कर देती है। यही अमल अगर चोट लगने के बाद भी होता है, यानी कि दिमाग अगर जो दाएं तरफ, ये मेरा दायां हाथ और दाएं टांग है, इसको कंट्रोल मेरा बायां दिमाग वाला हिस्सा कर रहा होता है, और जो बायां हाथ और बाएं टांग है वो दाएं तरफ वाला हिस्सा जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह अगर चोट लगी हुई होती है, चाहे एक्सीडेंट हो या छत से गिरे हो या दिमाग पे किसी सूरत में भी किसी तरह से भी चोट हो, तो उसके मुतबादल जो हिस्सा जो उस कंट्रोल कर रहा होता है जिस्म का, वो काम करना छोड़ जाता है। वो तकरीबन 6 महीने साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नर्व अपने आप को रिपेयर करती हैं या दिमाग का वो हिस्सा खुद को रिपेयर करता है, तो वो फंक्शन वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन मसला ये होता है कि क्योंकि उस दौरान वो 6 महीने या 9 महीने में वो हाथ बिल्कुल ही हरकत नहीं करता और ना ही कोई उसको हरकत देता है, तो उससे क्या होता है कि ऐसे ही समझ लें कि गाड़ी आपने ली और वो गाड़ी आपने खड़ी कर दी कि इसका इंजन ख़राब है, लेकिन उसके टायर, उसके बाकी पुर्जे, हर चीज़ तो वो ठीक थी। लेकिन जब आपको 6 महीने साल बाद ज़रूरत पड़ी और आपने इंजन वगैरह ठीक करवाया, तो तब तक वो सारा टायर और उसके अपने जितने इंस्ट्रूमेंट, जितनी गरारियाँ, जो जो अंदर था वो जाम हो गया। तो अब आप चलाना चाहें भी तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर वो ख़राब भी हो या जो भी हो, तो आपने उसको थोड़ा बहुत हरकत देना होता है, उसको आप रनिंग में रखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि इसी तरह इंसानी जिस्म भी है, जब इसको हरकत नहीं देते तो वो जो जो हिस्सा हरकत नहीं करता वो वाले पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, और वो कमज़ोर होने की वजह से जब कभी वो ताकत आती भी है तो तब तक पट्टे सारे या कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं या वो जुड़ चुके होते हैं। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने वर्जिशें करवाते रहें, और वो मरीज़ खुद नहीं कर सकता। अगर वो ज़्यादा भी हो तो वो दूसरे हाथ की मदद से वर्जिश करता है, या फिर उसके घर वाले रिश्तेदार करवाते हैं, या फिर फिज़ियोथेरेपी जो पूरा एक डिपार्टमेंट भी है, और ये एक शोबा है जिसके अंदर लोग ट्रेंड होते हैं और वो फिर वर्जिशें करवाते हैं हाथ जोड़ की। और तो इस वीडियो के अंदर भी, इस वीडियो का मकसद भी यही है कि वो अफराद जिनको बाजू या टांग हरकत नहीं कर रही, उसको कैसे वर्जिशें करवानी होती हैं, उसमें हर जोड़ के ऊपर वर्जिश करवानी होती है। इस वीडियो के अंदर जैसा कि दिखाया जा रहा है कि जो साइड कमज़ोर होती है उसको ऊपर रखा जाता है और उस साइड के नीचे तकिए रखे जाते हैं। मकसद ये होता है कि उस जो साइड पे जो टांग या बाजू है वहाँ पे अगर वो हरकत भी क्योंकि नहीं कर रहा होता तो उसमें सोजिश हो जाती है और खून जमा हो जाता है। अगर उसको दिल से 6 इंच ऊपर रखें तो फिर ये सोजिश और जो खून का जमा होना होता है वो भी कम होता है, और मरीज़ को जो अगर थोड़ी बहुत अगर वह एहसास होता है तो जलन वगैरह या सोजिश या दर्द वगैरह कम से कम होती है। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि इस जो पेशेंट बनाया हुआ है उसको बाएं तरफ कमज़ोरी है, तो उसको यूँ ही समझा जाए कि बाएं तरफ उसको फालिज पड़ा हुआ है, तो उसके लिए उनको बाएं साइड ऊपर रखवा रहे हैं। इसमें बाजू के नीचे तकिए भी रख सकते हैं या कंबल फ़ोल्ड करके उसको भी रखा जा सकता है, या कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड करके। मकसद ये है कि बाजू या टांग वो दिल से 6 इंच ऊपर हो। और ये पाँव के नीचे तकिया या कपड़ा रखने का मकसद ये है कि टांग बिल्कुल सीधी हो, किसी एक तरफ झुकी हुई ना हो, ताकि जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, इसे न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। अब इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बाजू को 10 दफ़ा ऊपर करना होता है और 10 दफ़ा नीचे करना होता है। अगर मरीज़ को इसमें मदद की ज़रूरत हो तो एक दूसरा आदमी इसको सपोर्ट करके, साथ मदद करके, अपनी दूसरे आदमी की मदद से भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। फिर इस बाजू को बाहर की तरफ निकाला जाता है। मकसद ये है कि हर जोड़ की, यानी जो कंधा है उसकी जो जो मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल हो सकें और वो करवाई जाएं, ताकि वो सारे पट्टे जो हैं जो जो इस जोड़ के ऊपर काम करते हैं वो वर्जिश में शामिल हों। उसके बाद कोनी वाल जो एल्बो जॉइंट है इसकी वर्जिश करवाई जाती है, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह अगर इसमें भी मदद की ज़रूरत हो तो दूसरा आदमी या जो साथ है वो उसी तरह से मदद करवा के बाजू की हरकत में
अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि आप दूसरे हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हाथ जो कमज़ोर है उसको नीचे रखना है, और जो ताकत वाला है यानी जो बाजू ठीक है उसको ऊपर रखना है। और फिर कोहनी के ऊपर भी, एल्बो जॉइंट के ऊपर भी 10 दफ़ा ऊपर 10 दफ़ा नीचे हरकत करवाई जाती है। फिर जो रिस्ट जॉइंट है उसके ऊपर और साइड बदलवाने के लिए भी 10 दफ़ा दाएं 10 दफ़ा बाएं करवट दिलवाई जाती है। मरीज़ खुद से लेता है, अगर खुद से ना ले सके तो यही अमल उसके साथ वाले या फैमिली में से जो भी साथ हैं वो करवाते हैं। अब उसके बाद टांग की वर्जिश करवाई जाती है, और दोनों टांगों की वर्जिश होती है, दोनों बाजुओं की होती है। टांग की अगर खुद से हरकत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर खुद से ना हो तो स्टार्ट में साथ मदद करने वाला, चाहे वो फैमिली में से है या फिजियोथेरेपिस्ट है, वो वर्जिश करवाता है। इसमें भी असूल वही है कि हर जोड़ के ऊपर हरकत करवानी होती है और सारे पट्टों को हरकत में और वर्जिश में शामिल करना होता है। कोशिश यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ खुद करे, लेकिन ये है कि अगर ना हो तो फिर साथ वाला करवाए, लेकिन ज़ोर आजमाई करना मकसद नहीं होता कि इससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, दर्द हो, चीखें निकल रही हो, ऐसा नहीं करते। लेकिन जो भी टांग उठानी या उसको हरकत करवानी होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट करवाना होता है। इसी तरह ये अमल 10 दफ़ा किया जाता है हर जोड़ के ऊपर, और हर वर्जिश, हर हरकत को 10 दफ़ा रिपीट करना होता है। फिर टांगों को जोड़ने के बाद जो हिप है, इसको कूल्हे की हड्डी को और इस जोड़ को, हिप जॉइंट को मोबिलाइज़ किया जाता है, और उसमें इस तरह से जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वो ऊपर नीचे किया जाता है। अगर मरीज़ खुद से ना कर सके तो फिर उसकी टांग के ऊपर दूसरा फैमिली में से मेंबर जो है वो बैठ जाते हैं, और मरीज़ फिर खुद से उठाता है, और अगर फिर भी ना उठा सके तो फिर फैमिली मेंबर सपोर्ट करके तो ऊपर नीचे करता है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो मरीज़ को बिठाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की सूरत-ए-हाल कैसी है। अगर तो बिल्कुल गनूदगी बेहोशी में है तो फिर तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर मरीज़ इतना है कि अब खाना पीना ले रहा है, चाहे वो नाली से ही है लेकिन बात समझ रहा है, अगर उसे कहीं ज़ुबान दिखाएं तो वो दिखाता है, तो फिर ये वाली वर्जिशें करवाई जा सकती हैं। ये रॉड से भी की जा सकती हैं, ये किसी पाइप से भी की जा सकती हैं। कोई भी चीज़ जो बराबर दोनों हाथों को सपोर्ट करके ऊपर उठा सके और थोड़ी सी वर्जिश वज़न उठाने वाली ये हरकत हो सके। इस तरह बिठाने से ना सिर्फ बाजू और वर्जिश होती है, बल्कि छाती में जो रेशा होता है वो भी निकलता है, और इससे मरीज़ काफ़ी जल्द बेहतरी की तरफ आता है। कोशिश तो यही हो कि मरीज़ खुद से करे, लेकिन अगर मरीज़ खुद नहीं कर पा रहा तो फिर दूसरे बंदे का ज़िम्मेदारी होती है कि वो करवाता है। ये एंटी ग्रेविटी मसल जो आगे चलने पे और वज़न उठाने में मददगार साबित होते हैं, उनकी वर्जिशें होती हैं। ये पाँव की भी वर्जिश इसी तरह से होती है, जैसे गाड़ी को रेस दी जाती है, इसको अप एंड डाउन 10 दफ़ा करना होता है। शुरू में थोड़ी बहुत हरकत होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा मददगार हेल्प करता है तो उससे वर्जिश करवानी होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ खुद से ज़ोर लगाता है, और आप आगे हाथ या कोई भी रस्सी वगैरह या बेड का कोना जो है उसके साथ ज़ोर लगा दबाने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा पट्टे मज़बूत होते हैं। अच्छा, जब मरीज़ इस काबिल हो जाए कि अब वो बैठ सकता है, अपने वज़न पे बैठ सकता है और चलने की कोशिश करता है, तो एकदम से नहीं चलाते।
एकदम से चलाने से ये होता है कि मरीज़ हो सकता है बेहोश हो जाए और गिरे और वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो भी अमल करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना है। एक दिन में ये होने वाला नहीं है कि आप 2-3 दिन के अंदर वर्जिशें करवाएं और चौथे दिन खड़ा कर लें, ऐसा नहीं होता। तो उसमें आपने मरीज़ को पहले तरीके से बिठाना है, खड़ा करना है, फिर उसको वापस बिठा देना है, फिर खड़ा करना है, फिर वापस बिठा देना है। फिर किसी तरीके से सपोर्ट देनी है या कुर्सी वगैरह रख के एक कदम आगे बढ़ाना है और फिर पीछे, फिर एक कदम बढ़ाना है, फिर पीछे। आहिस्ता आहिस्ता एकदम से चलाना नहीं शुरू करना। जब मरीज़ खुद इस काबिल हो और कहे कि अब मैं चल सकता हूँ, तो फिर ये अमल चलने वाला, वो भी सहारे के साथ करना है। और यही अमल ये तकरीबन हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद दिन में वो करना होता है। और इसके साथ आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है। और जिस्म को, क्योंकि बहुत सी जगह जिल्द जो है इसके ऊपर खुश्की आ जाती है, तो इसको आप लोशन लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, हल्का फुल्का आप मसाज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करते रहें तो इससे काफ़ी ज़्यादा ताकत आती है। एक अमल जो बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि ये मरीज़ जिनको फालज का अटैक होता है वो खुराक पूरी तरह से नहीं ले पाते। आम बंदा अगर जैसे ही कोई थोड़ा सा भी कोई पानी का एक कतरा या कोई खुराक का ज़र्रा वो सांस वाली नाली में जाने लगता है, तो फ़ौरन उसको एक उबाक सा आता है और वो उबकाई सी होती है और वो कह कर देता है। लेकिन इस ऐसे मरीज़ जो होते हैं इनको, क्योंकि वो सारा सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, तो पता नहीं चलता और वो सांस वाली नाली में चला जाता है। और सांस वाली नाली में जाने की वजह से नमूनिया हो जाता है और वो जानलेवा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर या तो नाक वाली नाली डाली जाती है, वो खुराक वाली नाली होती है और वो मैदे में जाती है और उसकी मदद से आप खुराक देते हैं। और वो खुराक देने के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर उसको चेक करके दें और तकरीबन देने के बाद आधे घंटे तक आप उसको बिठाए रखें मरीज़ को। अगर मरीज़ फ़ौरन लेट जाता है तो वो वापस आता है। जैसे अगर आम बंदा भी एक खा के सो जाए तो सीने में जलन और खट्टे ढिकार आने शुरू हो जाते हैं और गैस बन जाती है और उसकी वजह से वो जब उठता भी है तो अजीब सा मुंह में टेस्ट होता है। और उसकी वजह से वो अगर इस तरह का मरीज़ हो जैसे फालज का होता है तो इन अफराद को क्या होता है कि सारी छाती और नमूनिया हो जाता है। और यही ही एक वजह होती है जो जानलेवा होती है। बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हमारे यहाँ है वो नमूनिया, एस्पिरेशन नमूनिया होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो काफ़ी हद तक इनके मसाइल। और 6 महीने साल के बाद बहुत से ऐसे अफराद हैं जो अपने काम पे, अपनी ज़िंदगी में अपने खुदकार हो जाते हैं, यानी कि उनको किसी की मोहताजी या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहती। अलबत्ता थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर भी कर जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर करें और इससे मरीज़ को भी फ़ायदा होता है और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और इस वीडियो को प्रॉपर देख के आप वर्जिशें ज़रूर करवाएँ। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।